दोस्तों आज के समय में ये दुनिया फिर से एक बार उस रास्ते पर निकल चुकी है जिस रास्ते पर अशांति और विनाश है। क्योंकि दोस्तों रसिया यूक्रेन का युद्ध, अमेरिका और चाइना का टकराव और वहीं इजराइल और ईरान का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए दोस्तों हर जगह लोगों के द्वारा यही सवाल पूछा जाता है, क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा? लेकिन दोस्तों ये डर नया नहीं है, क्योंकि साल 1962 में भी इसी तरह से 13 दिनों तक ये पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी हुई थी। हर कोई के मन में यही सवाल था, क्या इस बार वर्ल्ड वॉर 3 होगा? और यदि वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो क्या ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? दोस्तों ये था Q1 मिसाइल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब पहुंच गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो कि इस दुनिया में रहता है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे ही हालात आज से कई दशक पहले भी बने थे। लेकिन उस समय इन हालातों को कैसे कंट्रोल किया गया और आखिर ऐसे कौन से कदम उठाए गए जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होते होते रुक गया था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस दुनिया में 2 महाशक्तियाँ बची थीं, जिनमें से एक थी अमेरिका और दूसरी थी यूएसएसआर। दोस्तों यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जिसमें रसिया समेत कई और देश एक साथ गठबंधन करके काम कर रहे थे। अब दोस्तों इन दोनों महाशक्तियों के बीच में ये होड़ चल रही थी कि इनमें से कौन शक्तिशाली है। इनकी लड़ाई विचारधारा और एक दूसरे को ताकतवर दिखाने के लिए चल रही थी, इसीलिए इनकी लड़ाई को कोल्ड वॉर नाम दिया गया। दोस्तों इस बात को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए आपको 1959 में चलना होगा, जहां पर दोस्तों फिडेल कास्ट्रो नाम का एक पॉलिटिशियन था, जिसने क्यूबा क्रांति करके क्यूबा में एक कम्युनिस्ट सरकार बना ली। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये क्यूबा देश पड़ता है, और इसमें जब कम्युनिस्ट सरकार बनी, आप कम्युनिस्ट सरकार का मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हो कि इसने यूएसएसआर के साथ हाथ मिला लिया था, यानी कि रसिया। अब दोस्तों इन सब को देखते हुए अमेरिका क्यूबा से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। इसीलिए दोस्तों अमेरिका ने 1961 में क्यूबा पर हमला कर दिया, और दोस्तों ये हमला कहलाया था द वे ऑफ पेक्स इन्वेशन। लेकिन दोस्तों अमेरिका अपने इस हमले से क्यूबा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका और बुरी तरह से असफल हो गया। और दोस्तों इसके बाद क्यूबा जो थोड़ा थोड़ा यूएसएसआर के साथ मिला था, अब वो पूरी तरह सोवियत संघ का दोस्त बन चुका था। और दोस्तों यही वो पहला कदम था जिसने आने वाले भविष्य में विनाश के संकेत दे दिए थे। अब दोस्तों आने वाले सालों में इन दोनों महाशक्तियों ने आने वाले विनाश की जड़ें गाड़ने शुरू कर दी थी, क्योंकि दोस्तों जो यूएसएसआर के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना अमेरिका को टारगेट करने के लिए क्यूबा का इस्तेमाल करें। क्योंकि दोस्तों उस समय अमेरिका ने तुर्की और इटली के बॉर्डर पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी, जो कि एक बटन दबाते ही पूरे के पूरे सोवियत संघ को खत्म कर सकती थी। इसीलिए दोस्तों यूएसएसआर के नेता निकिता क्रुश्चेव ने अपने इस खतरे को देखते हुए क्यूबा में भी परमाणु मिसाइल तैनात करने का आदेश दे दिया। इसलिए दोस्तों जो देश अमेरिका से केवल 145 किलोमीटर की दूरी पर था, उस क्यूबा देश के अंदर यूएसएसआर ने परमाणु मिसाइल तैनात करना शुरू कर दी। क्योंकि दोस्तों यहाँ से यदि अमेरिका पे परमाणु मिसाइल दागी जाती तो अमेरिका केवल और केवल कुछ मिनटों में पूरी तरह तबाह हो सकता था। अब दोस्तों जब यूएसएसआर ने ये कदम उठाया, उसके बाद 14 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिका का U-2 जासूसी विमान जब क्यूबा देश के ऊपर उसकी जासूसी कर रहा था, तब उस विमान ने क्यूबा शहर की कुछ तस्वीरें ली। तब ये दिखाई दिया कि क्यूबा के अंदर यूएसएसआर के द्वारा लॉन्चिंग साइट्स बनाई जा रही थी। अब दोस्तों जब ये तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को दिखाई गईं, वो इन तस्वीरों को देख के बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये सब देखने के बाद ये फैसला लिया कि यदि हमने जल्दी से जल्दी एक ठोस कदम नहीं उठाया तो अमेरिका का हर एक बड़ा शहर खतरे में आ सकता है। इसीलिए अब आगे क्या करना है, ये सोचने के लिए अमेरिका तुरंत अलर्ट हो चुका था। अब दोस्तों सन 1962 में आज से आने वाले 13 दिन दुनिया के सबसे विनाशकारी और डरावने दिनों में से एक माने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों 16 से 28 अक्टूबर तक के ये जो 13 दिन थे, ये हर एक इंसान के जीवन के ऐसे दिन बन के गुजरे जैसे उनका हर एक अगला पल उनकी मौत बनकर बैठा हो।
अब दोस्तों इन 13 दिनों के अंदर जो सबसे पहली घटना हुई वो ये थी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने सलाहकारों से चर्चा की कि हमको करना क्या चाहिए। उसमें अमेरिका ने ये चर्चा की थी क्या हमको हमला करना चाहिए या हमको स्ट्राइक करनी चाहिए या फिर नवल ब्लॉकेड करना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस चर्चा में ये फैसला निकला था कि अमेरिका ने ना ही हमला किया ना ही एयर स्ट्राइक की, बल्कि अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी की थी। अब दोस्तों दूसरी घटना होती है 22 अक्टूबर को, जब कैनेडी ने इस पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए ये बताया कि क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी गई हैं और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम पूरे के पूरे क्यूबा को नौसैनिक नाकाबंदी के अंदर घेर लेंगे और यही हमारा आखिरी और अंतिम फैसला है। अब तीसरी घटना होती है जब अमेरिका ने अपना अगला कदम बढ़ाया और पूरे के पूरे क्यूबा को नौसैनिक नाकाबंदी के अंडर में ले लिया गया। और वहीं दोस्तों अमेरिका के इस कदम को देखकर सोवियत संघ के लड़ाकू जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ने लगे थे। अब दोस्तों यही वो घटना थी जब पूरी दुनिया की सांस थम चुकी थी। हर कोई यही देख रहा था कि अगले पल क्या होने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद आता है 25 से 26 अक्टूबर का दिन, जिस दिन अचानक से एक ट्विस्ट आता है और जो निकिता क्रुश्चेव था उसने अमेरिका को एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में क्रुश्चेव ने ये कहा कि यदि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा तो हम क्यूबा से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। लेकिन वहीं दोस्तों 27 अक्टूबर को इस घटना में एक और ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट ये था कि जो सोवियत संघ थी ने अमेरिका के एक जासूसी विमान को मार गिराया। अब दोस्तों अमेरिका के पास सोचने के लिए यहाँ पे दो विकल्प थे, क्योंकि एक तरफ तो यूएसएसआर ने अमेरिका को चिट्ठी लिखी कि हमको युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, वहीं दोस्तों ये अचानक से जब घटना हो गई अमेरिका के विमान को मार गिराया गया, इसको देखते हुए अमेरिका के जितने भी जनरल थे वो सभी गुस्से से भर पड़े और उन्होंने कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे और हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंसान की बुद्धिमानी काम आई और वो थे कैनेडी, जिन्होंने कहा नहीं, हमको संयम से काम लेना होगा और उन्होंने युद्ध के बजाय बातचीत करने का ही फैसला लिया। इसलिए दोस्तों 28 अक्टूबर को था वो 13वां दिन जब आखिरकार समझौता हो गया और इसी को देखते हुए यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी सारी मिसाइलें हटा लीं और वहीं समझौते के अनुसार अमेरिका ने भी क्यूबा पर हमला नहीं किया। वहीं दोस्तों अमेरिका ने जो तुर्की और इटली में भी अपनी मिसाइल लगा रखी थी उन सभी मिसाइलों को भी गुप्त तरीके से हटा लिया गया। अब दोस्तों जो ये घटना थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया, क्योंकि दोस्तों इस घटना के बाद पूरे दुनिया में कई सारे चेंजमेंट आए, जिसमें दोस्तों सबसे पहला चेंजमेंट ये था वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक हॉटलाइन टेलीफोन शुरू किया गया कि यदि कोई भी विवाद या गलतफहमी होती है तो सीधे बातचीत करके हल कर ली जाए। और वहीं दोस्तों जो दूसरा इस दुनिया में सबसे बड़ा चेंजमेंट हुआ वो ये था कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे कि ना ही अब कोई देश परमाणु बम बना सकता है और ना ही अब उसका कोई इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों इसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे वो हर जगह हीरो बन गए, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति ने संयम और शांति का रास्ता चुना। वहीं दोस्तों जो निकिता क्रुश्चेव था उसको अपने ही देश यूएसएसआर में सबसे हेट झेलनी पड़ी, लेकिन दोस्तों इन सब के बाद इंसानियत बच गई। दोस्तों इस घटना से हमको 3 सीख मिलती हैं, जिनमें सबसे पहली सीख ये है कि बातचीत और संवाद सबसे बड़ा हथियार है। वहीं दोस्तों दूसरी सीख है कि ईगो को छोड़कर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और वहीं दोस्तों तीसरी सीख ये है कि अगर आज के समय रसिया, यूक्रेन, अमेरिका, यूएस और मिडल ईस्ट जैसे नेताओं ने यदि समझदारी और धैर्य नहीं दिखाया तो इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है। तो ये थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की पूरी कहानी, जब 13 दिनों तक ये पूरी दुनिया युद्ध के दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन दोस्तों कैनेडी और क्रुश्चेव की बुद्धिमानी ने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इसलिए दोस्तों ये चीज़ हमको आज भी यही याद दिलाती है कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों असली समाधान तो शांति और बातचीत ही हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा जरूर होगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी नई नई जानकारी आगे जान सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।